करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, या आय गलती से हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था आयु, लेकिन थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। जिससे आप जुड़ेगा अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। 1 मिनट कंफर्म करेगा कि हमारी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है, क्या वीडियो साफ चल रहा है, कोई कमी तो नहीं है ना। जल्दी से कंफर्म करिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं एक रेस के घोड़े की तरह, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी बताइए क्या आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या, जल्दी जवाब दीजिएगा। सब क्लियर है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। जब सब क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी आपके सामने एक पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो जल्दी जवाब दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? पहली बात, संविधान के अनुच्छेद 84B में, संविधान की जो अनुच्छेद है, कौन सी अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 84B में इसका प्रावधान किया गया है। वहां पे इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्यसभा के जो सदस्यों की आयु होगी वह कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। ध्यान से सुनिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की जो आयु होगी वह कितनी होगी? वह 30 वर्ष होगी। कहां लिखा गया है? यह लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 84B में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी जो न्यूनतम आयु सीमा होगी 30 वर्ष। माने कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पहली अर्हता पार कर लेगा। जबकि हम भी ये जानते हैं कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 है। जबकि जो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 233 चुन कर जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जी सही बात। यहाँ पे 25 वर्ष की, अगर 35 वर्ष की बात करूं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल उपराष्ट्रपति के लिए 25 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष है, और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष है। तो चारों ऑप्शन को मैंने आपको व्याख्या करके बता दिया। अब अपने हिसाब से आप इसका चयन करते चलिए। जैसे जुड़िएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं आपको इसकी अतिरिक्त चीजें बताता चलूंगा। जैसे मैंने बताया 25 वर्ष की आयु लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है, 30 वर्ष राज्यसभा विधान परिषद, 35 वर्ष उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यपाल, 21 वर्ष किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक, वीडियो साफ चल रही है, आवाज साफ आ रही है, थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि वाईफाई में थोड़ी सी दिक्कत है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जरा मुझे क्लियर करते चलिएगा कि आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? जरा से भी कोई दिक्कत होगा मुझे जरूर बताइएगा तुरंत। जल्दी जवाब दीजिएगा, बताइए, जवाब दीजिएगा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन द्वारा उस समय सीमा के कार्य संपादन न कर सके। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से, एकदम जल्दी से बताइए क्या होगा, जवाब दीजिए क्या होगा, माने कितने दिन? हाँ जी साफ चल रहा है, एकदम साफ चल रहा है। जी एकदम साफ, चलिए एकदम साफ चल रहा है, जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पे क्या होगा, कोई भी विधेयक, धन विधेयक है नहीं। देखिए यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान सुनिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 109 लिख लीजिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 109 में यह वर्णन किया गया है कि जो धन विधेयक है सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। लिख लीजिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष अथवा स्पीकर करेगा, लेकिन धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अब जब लोकसभा में धन विधेयक सबसे पहले पेश कर दिया जाता है तो लोकसभा से पारित होने के बाद दूसरे सदन राज्यसभा में जाता है। जब वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष शक्ति नहीं प्राप्त है। वह राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में परामर्श दे सकती है, सलाह दे सकती है, और उसमें अगर कुछ संशोधन करती है, यदि उसे लोकसभा माने तो ठीक है, नहीं मानती तो उसी रूप में वो पारित कर सकती है। किंतु यदि राज्यसभा उसे कितने दिनों तक पारित ना करे तो पारित मान लिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर पारित करना होगा। अगर राज्यसभा उस धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं पारित करती है तो उसे पारित
मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी उस विधेयक को क्या किया, पारित कर दिया है। इसलिए इसका उत्तर क्या है, बी या दूसरा इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे हैं। हाय हेलो नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले काम की चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, जहां से आपका सिलेक्शन होना है, जहां से आपको नौकरी मिलनी है। अगला है प्रश्न आपके सामने क्या है, ध्यान देखिएगा। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इसको बता देंगे तो हमें आपको इससे जुड़े हुए 3 तथ्य और बताएंगे। जल्दी से बताइएगा, ध्यान दीजिएगा कि संघीय संसद की संयुक्त बैठक माने संसद की, इसका अर्थ प्रश्न का है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कब, किस लिए, किस दशा में बुलाई जा सकती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब सही देंगे। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं विस्तृत व्याख्या बता रहा हूं यह व्याख्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ये ऐसे प्रश्न का सीरीज है जो कभी न कभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आप स्वयं सभी साथियों को शेयर करिएगा, उन्हें उठाइए, जगाइए, बताइए कि दुर्गेश सर लाइव हो चुके हैं। और टेलीग्राम पे लिंक मैं उपलब्ध करा दिया हूं। लाइक नहीं करेंगे, मुझे पता आपके पैसे कट जाएंगे। ध्यान देखिएगा, जब किसी भी गैर वित्तीय विधेयक, सामान्य विधेयक, दोनों पर, जब कभी भी किसी भी दोनों सदनों में, संसद की दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस दशा में संविधान की अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान की अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब किसी भी विधेयक पर, जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में सामंजस्य नहीं हो पाता, विरोधाभास की स्थिति होती है, उस दशा में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक 108 के तहत वह क्या कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता होता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अब प्रश्न यह है कि इसके अंतर्गत क्या विकल्प सही होगा? इसका विकल्प क्या होगा? यहां विकल्प 4 है। किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु, वित्तीय विधेयक को छोड़कर गैर वित्तीय विधेयक, अर्थात इसका विकल्प क्या होगा? 4 होगा। अगर मैं आपसे प्रश्न एक पूछूं, मैं उम्मीद करता हूं आप उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी में से हैं। तो बताइएगा, अभी तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाई गई? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अभी तक भारत के इतिहास में संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाई गई है? माने संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके अभी तक दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाई गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 100 बार, कितनी बार बुलाई गई? आप जवाब दीजिएगा। तो जी हां, जिन्होंने 3 बार बताया है उनके जवाब सही है। अभी तक जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है वह 3 बार बुलाया गया है। लिख लीजिएगा कब कब। पहली बार लिखिएगा, पहली बार दहेज निषेध विधेयक 1961। लिखिएगा, पहली बार दहेज निषेध विधेयक 1961। दूसरी बार भारतीय बैंकिंग सेवा विधेयक, दूसरी बार भारतीय बैंकिंग सेवा विधेयक 1978। तीसरी बार आतंकवादी कार्यवाही निरोधक विधेयक 2001। तीसरी बार आतंकवादी कार्यवाही निरोधक विधेयक 2001। इस प्रकार अभी तक दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है वो कितनी बार? 3 बार बुलाई गई है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग की संख्या पता नहीं कम कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में आ गया। अगला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है, जहां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसमें से कौन सा ऐसा गैर संसद सदस्य होता है जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? मैं इतनी व्याख्या से हल बताऊंगा कि आप भी पूरे जीवन काल याद रखेंगे कि आपने भी किसी चैनल पे जाकर सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट हल किया था। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि पढ़ाने वाला व्यक्ति रट्टा मार कर पढ़ा रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलवाना। तो यहां पे क्या है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? जल्दी से जवाब दीजिएगा।
जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या होगा? चार का कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, अलग अलग बता रहे हैं। जी हां, आप लोगों ने सही बताया, ए भारत का महान न्यायवादी। तो देखिए, जो महान न्यायवादी होता है, लिखिएगा, कलम कापी निकाल लीजिएगा, लिखिएगा महान न्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। लिख लीजिएगा, महान न्यायवादी सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान न्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है। यह संविधान की जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 88 में यह बात स्पष्ट तौर पर कही गई या लिखी गई है कि जो भारत का महान न्यायवादी होगा वह भारत का विधि अधिकारी होगा। वह संसद की सदस्यता में भाग ले सकता है, लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं होता। बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वह न संसद का सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का न सदस्य होता है, न संसद का सदस्य होता है। फिर भी उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 88 में वर्णित है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, आप लोग शेयर करिएगा, एक बार बताते रहिएगा क्या वीडियो साफ चल रहा है, आवाज साफ आ रही है, कोई दिक्कत या कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बताया है, मैं तोड़ तोड़कर आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अभी कुछ देर पहले हमने ये बताया था। अगर अब नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब हमारा पढ़ाना व्यर्थ है और आपका पढ़ना भी व्यर्थ ही मान लीजिए। चलिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, बड़ा करने में दिक्कत हो रहा है, चलिए सॉरी, और बड़ा हो गया तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? चलिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा, देखिएगा संविधान की। अच्छा, आप लोग लोकसभा के अध्यक्ष बता रहे हैं। चलिए, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। देखिए, आप लोग कुछ लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन गलती करेगा, परीक्षा मत करिएगा। लिखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 112, संविधान के अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। संविधान का जो अनुच्छेद होता है, लिखिएगा, अनुच्छेद 112 जो है वह उसके वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। किसको? वह वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं, सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है, जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। ठीक, जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है उसे हम वित्त विधेयक के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 110 के एक, संविधान के आर्टिकल्स 110, संविधान की अगर हम आर्टिकल्स अनुच्छेद 110 खंड ए का क और ख, ध्यान से देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 110 खंड क उपखंड क से लेके ग तक, रुक जाइएगा, यहां पे क से लेकर छ तक, क से लेकर छ तक, संविधान के अनुच्छेद 110 उपखंड 1 से लेके क से लेके छ तक में उल्लेखित विषयों को धन विधेयक कहा जाता है। लिख लीजिएगा कि धन विधेयक किसे कहते हैं, यह आप लिख लीजिएगा। यह कुछ किताबों में मिलेगी, एम लक्ष्मीकांत में और अन्य किताबों में मिलेगी। वहां पे संविधान के अनुच्छेद 110 उपखंड 1 के क से लेके छ तक, क से लेके छ तक धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, धन विधेयक का वर्णन किया गया है, धन विधेयक को वर्णित किया गया है, धन विधेयक को लिखा गया है, धन विधेयक को प्रदर्शित किया गया है, धन विधेयक को समझाया गया है। ये कहां से कहां? ठीक, ये कहां से कहां तक? संविधान के अनुच्छेद 110 उपखंड 1 के क से लेकर छ तक के बीच में है। अगला प्रश्न, धन विधेयक सब केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में पहले नहीं। प्रश्न पूछ लिया जाए कि धन विधेयक को सबसे पहले कहां पेश करेंगे? धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। एक दूसरा, धन विधेयक राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटाने से। एक प्रश्न यहां से और आता है कि जब कोई विधेयक
धन विधेयक हो तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार करने के लिए नहीं लौटा सकता। मैं यही से प्रश्न और आपसे पूछूंगा, क्या ऐसा कारण है जिससे धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं करता? आप जवाब देकर हमें बताइएगा, ऐसा क्या कारण है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं करता। दूसरा, संसद में प्रस्तुत सभी विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। याद रखिएगा, संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि संसद में जितने भी वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे वे सभी धन विधेयक होंगे, ऐसा नहीं होगा। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को है। लिख लीजिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने का अधिकार केवल किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास है। तो इतनी टॉपिक आपको हमने जो बताया वो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपको महत्वपूर्ण लग रही है वो क्या करेंगे, उसे आप नोट डाउन करते चलेंगे, उससे आप लिखते चलेंगे ताकि भविष्य में आपको बहुत ही काम देगा। ठीक है, शेयर करिए ना करिए आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? बताइए कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे पहले लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? जवाब दीजिएगा। अगर जहां भी बफरिंग हो सभी लोग बताइएगा कि बफरिंग हो रही है, आवाज कट रही है। ठीक है, कि आज वाईफाई में समस्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जी नहीं, सही तो चल रहा है। बताइए, आराम से बताइएगा। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? बताइए। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। मैंने पहले बता दिया। देखिए, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। जब राष्ट्रपति की अनुमति के बाद किसी भी वित्त विधेयक को जब संसद में रखा जाता है, इसलिए कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं। जब स्पीकर किसी विधेयक को धन विधेयक बता देता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार करने के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि वह राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही उसे सदन में पेश किया जाता है, इसीलिए उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। लिख लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? एकदम यूनिक प्रश्न है, क्योंकि मैं आपको ऐसे प्रश्न की सीरीज लेकर आता हूं जो कहीं न कहीं किसी न किसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हो। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो नहीं चल रहा है। जरा पहले मैं वो बता देंगे जो ये कह रहे हैं कि वीडियो नहीं चल रहा है। क्या आवाज साफ आ रही है? वीडियो साफ चल रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या है आपके पास? कोई समस्या हो तो पहले कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिएगा, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? लिख लीजिएगा, वित्त आयोग का गठन, देखिए वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का किया गया है। संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 280 में वित्त विधेयक का प्रावधान या वर्णन किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 243(1) में वर्णित है। ठीक है, 243(1) में इसका वर्णन है। कहां पे? 243 में। ठीक, वित्त आयोग द्वारा एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। लोकसभा
में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? यह भी मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया था। उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर बताएंगे। तो बताइए, क्या लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? जवाब दीजिएगा जल्दी से। किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? कुछ देर पहले मैं बताया था कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस भी नहीं करती। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? बताइए। एक क्वेश्चन छूट गया क्या जी? एक क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, 8 के बाद सही है। बताइए। बताइए क्या होगा? पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन तैयार करता है? लिख लीजिएगा, मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से कलम कॉपी लेकर लिख लीजिएगा। आपकी संख्या बहुत ही कम है। क्या सही नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं? अगर सही नहीं पढ़ा रहे तो आप जवाब दीजिएगा, तो हाँ बंद कर दे अगर आपको दिक्कत हो रही है। अगर नहीं सही पढ़ा रहे हैं तो, और सही पढ़ा रहे हैं तो आप शेयर कर दीजिए। लाइक भी नहीं किया आप लोगों ने, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कमी हो तो बताइए, मैं उसे सुधार करूँगा। और सभी को बता दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि बार बार नोटिफिकेशन आएगा, मेरा दुर्भाग्य रहता है पहले से ही। आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, वहीं पे आपको मिल पाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन तैयार करता है? लिख लीजिएगा, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, पंचवर्षीय योजना के जो मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से, देखिए पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 द्वारा किया जाता है। कब? राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी। वह क्या करती है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से तैयार करती है। योजना संबंधित मामलों में संघ तथा राज्यों के मध्य समायोजन की स्थापना के लिए इसकी स्थापना हुई। यह एक संवैधानिक या विधिक निकाय नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह एक संवैधानिक या विधि निकाय नहीं है। प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक या विधिक निकाय नहीं है। आगे लिखिएगा, इसका सर्वप्रथम गठन मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। यह योजना आयोग वर्तमान समय में नीति आयोग के द्वारा जाना जाता है। जो प्रस्तुत प्रारूप की अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है वह राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है पदेन वह प्रधानमंत्री होता है, जबकि योजना आयोग नीति आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। याद रखिएगा, जो योजना आयोग का सचिव होता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है वह इसका ही पदेन अध्यक्ष होता है। दोनों का प्रधानमंत्री होता है, जबकि इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य भी होते हैं। लिख लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा मैं बता रहा हूं, जो किताबों में एक जगह इस प्रश्नों के आधार पर आपको नहीं मिलेंगे। इसी बहाने मेरे पूरे जीवन काल का पढ़ा हुआ संविधान आपके सामने व्याख्यात्मक रूप से आ जाता है। ठीक है, अब वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है बताइएगा? हाँ, तबीयत नहीं सही है, सर फट रहा है, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है,
उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना काम करिए, पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे टॉपिक हमारे सामने भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए। देखिए कुछ के लिए लगता होगा दुर्गेश सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पूरी जिंदगी की वो कमाई है जिसे हमने दिवाली होली सब कुछ त्याग करके इसे इकट्ठा किया है। इसलिए आप कदाचित न सोचिएगा कि कोई सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये हकीकत है, ये घमंड नहीं है। इस तरह से व्याख्या करना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि सभी प्रश्नों को, ठीक है। तो बताइए भारत किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए। कॉपी कलम निकालिएगा, बैठ जाइएगा। भारत के गुजरात राज्य ने सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री दिए। अब अगर मैं इतना बता देता कि भारत में सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री केवल गुजरात ने दिया है, यह प्रश्न कोई भी उत्तर बता देगा, लेकिन कितने दिया है आइए एक एक करके लिखते हैं। कॉपी कलम उठाइए और लिखिएगा, कॉपी कलम उठाइएगा और लिखिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। पहला टॉपिक नंबर, पॉइंट नंबर 1, पहला लिखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात 1947 में पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात राज्य से 1947 में बने थे। कहां से? गुजरात, माने जी हो गया। दूसरा मोरारजी देसाई 1967 में मोरारजी देसाई 1967 में बने थे, वो भी गुजरात के थे। तीसरे पे आते हैं, तीसरे लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं लिखते चलेगा। तीसरे चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश 1979। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश 1979, 1979। अगला चौथा ना, हाँ चौथा जगजीवन राम बिहार 1979। जगजीवन राम बिहार 1979। 1979 में 2 लोग उप प्रधानमंत्री हुए थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, जगजीवन राम बिहार 1979 में ही। अगला चौधरी देवीलाल हरियाणा 1989, 1989। चौधरी देवीलाल हरियाणा 1989। कुछ दिन के बाद पुनः चौधरी देवीलाल हरियाणा 1990, छठी बार। फिर 7वीं बार लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के 2002 में। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात 2002 में। अब हमें एक बार क्रम से बताइए कि गुजरात से कितने दिए। तो गुजरात से कितने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और कौन? तीसरा लाल कृष्ण आडवाणी। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गुजरात से उप प्रधानमंत्री बनी, जबकि हरियाणा ने दूसरी बार चौधरी देवीलाल माने हरियाणा से 2 बार बने। उसके बाद किसका आता है नंबर? उत्तर प्रदेश से 1 बार जगजीवन राम 1979 बिहार से 1979, जबकि चौधरी चरण सिंह भी 1979 उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार ये हमारा हो गया भारत के उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट जो हमने आपको बता दी। और भारत में संवैधानिक रूप से इस प्रकार के किसी भी पद की कोई व्याख्या नहीं संविधान में की गई। संविधान वहां पे मूक है, लेकिन फिर भी यहां पे हमने उनको समय समय पर पद के लिए उप प्रधानमंत्री पद का प्रयोग किया, जबकि जो मंत्रियों का प्रधान होता है वह केवल प्रधानमंत्री होता है। वह मंत्रियों के दृष्टिकोण से वह अपने आप में उच्चतर पद प्रधानमंत्री के बाद हो सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से कि वह एक आम कैबिनेट मंत्री की भांति होता है। और जो मंत्रियों का प्रधान होता है वह क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, यह किताबों में एक जगह नहीं मिलता, इसलिए आप लिख लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात 1947, मोरारजी देसाई गुजरात 1967, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश 1979, जगजीवन राम बिहार 1979, चौधरी लाल मानेगा चौधरी लाल की बात करा जाए हरियाणा से 1989 और 90 2 बार, लाल कृष्ण आडवाणी 2002। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र को कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? यह प्रश्न अभी कुछ देर पहले आया था।
यह प्रश्न भी कुछ देर पहले आया था जिसका जवाब हमने दिया। दूसरा नहीं लिख पाए, मोरारजी देसाई 1967 गुजरात, मोरारजी देसाई। बताइए, कुछ देर पहले मैंने बताया, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता की अर्हताओं से संबंधित है। लिख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता की अर्हताओं, अनुच्छेद 84 आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता की जो अर्हताएं होती है उनके लिए है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी स्थान से चुना जाएगा राज्यसभा में तब जब उसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी हो। देखिएगा 30 वर्ष राज्यसभा और विधान परिषद दोनों, ठीक है, दोनों क्या है 30 वर्ष होना चाहिए। कैसे कैसे? विधान परिषद का और राज्यसभा का, दोनों का। किसी ने प्रश्न पूछा है, एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? जब तक वो चाहे, उसकी कोई सीमा संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा कर दे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है? माने किस जगह पे राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली है? जवाब दीजिएगा। माने कहां पे यह प्रदर्शित किया गया है कि संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है? क्योंकि अभी हमने देखा कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां था। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता था। जब संयुक्त अधिवेशन होता था उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता था। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, यह भी लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता था। धन विधेयक या वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता था। माने धन विधेयक के संक्षेप में जिस प्रकार लोकसभा को शक्तियां प्राप्त है संवैधानिक रूप से, उसी प्रकार राज्यसभा को किस में प्राप्त है? बताइए, जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पे धन विधेयक, धनित्तर विधेयक कुछ नहीं होगा, संविधान संशोधन, इसमें दोनों को समान विधेयक प्राप्त है। यहां पे है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, जैसे होता है आईएएस, आईएफएस, आईएएस, आईएफएस, आईएएस, ये सभी जो होते हैं नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो आइए यहां पे देखते हैं, लिख लीजिएगा, पहले थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आपसे लास्ट में बातें करेंगे, पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के मामले में राज्य सूची के विषयों पर अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित करने के लिए संसद को अधिकार देने के मामले में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ कर है। लिख लीजिएगा कि राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, एक अनुच्छेद हो गया 249 के अंतर्गत, एक आर्टिकल 249 हो गया, राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकता है? किसी राष्ट्रीय महत्व के मामलों में जोड़ सकता है। जहां पे इसके बाद अनुच्छेद 312, इसके बाद 312 अखिल भारतीय नई सृजन करने का अधिकार किसके पास है? ठीक, अच्छा, किसी ने पूछा अनुसूची 360 भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के लिए। जी अभी बर्थडे हमारा नहीं था और बाद में हम लोग बातें कर लेते। बर्थडे हमारा 8 जून को है। बर्थडे हमारा विश्व महासागर दिवस के दिन है। तो आप बताइएगा विश्व महासागर दिवस किस दिन है या किस डेट को पड़ता है? अगला आपके सामने प्रश्न है कि जब न तो लोकसभा न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? बहुत ही यूनिक और मजेदार प्रश्न है, बताइएगा। राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य, उस समय उपस्थिति सांसदों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य, उपस्थित व्यक्ति ज्येष्ठ सदस्य, मतलब ज्येष्ठ सदस्य जो होगा उपस्थित में से वो कौन सा होगा? जवाब दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, सही जवाब कौन दे रहा है। चलिए हम आपको उत्तर बता रहे हैं, किसी का उत्तर अभी तक सही नहीं है, तुक्का सब लगाएंगे, किसी का नहीं किसी का लग जाएगा, कोई सही बताएगा। लिखिएगा पहले, देखिए लिख लीजिएगा, फिर आप उत्तर खुद ही बताएंगे।
लिखिएगा पहले, लोकसभा में जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, लोकसभा में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो, तब लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई एक सदस्य प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियत दिन तक लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकता है। इसका विकल्प तीसरा सही है। ठीक, दूसरी बात, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अधिकारी जो अधिवेशनों का अध्यक्षता करते हैं का भी वर्णन है। एक प्रश्न हम आपसे यहां और पूछेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ रहे हम। अगला आपके सामने है, देखिएगा, भारतीय संसद में शामिल है। बताइए, एकदम सरल सवाल है। उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे। देखिए, यहां से दो प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न? दो प्रश्न बनेंगे। पहला, ध्यान सुनिएगा, अगर ये पूछता कि संसद के कितने सदन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे सदन पूछता तो सदन कितने होते हैं? 2। लेकिन यहां पे अगर संसद के अंग पूछता तो अंग होते हैं 3। तो यहां पे न सदन की बात नहीं दिया गया है, तो जब नहीं दिया है तो शामिल किसको करते हैं? तीनों को मिलाकर हमारी संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाने के बाद हमारे भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक, हमारे भारतीय संसद का निर्माण होता है। अर्थात एक बात स्पष्ट है कि संसद के 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, प्रथम सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन के रूप में केवल 2 सदन होते हैं, जबकि अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी भारतीय संसद का निर्माण होती है। एक छोटा सा प्रश्न, संसद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मैंने इसका ट्रिक बताया था आपको, वह ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, आपको पूरे जीवन काल काम देगा। स र ल, जहां पे स का मतलब संसद, अनुच्छेद 79, र से मतलब राज्यसभा, अनुच्छेद 80, ल से मतलब लोकसभा, अनुच्छेद 81। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यह पूरे जीवन काल काम आएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद संविधान के अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है। ठीक, सरल, हाँ सरल है, याद करिएगा, सरल सरल, हाँ हाँ ठीक है। जुगाड़ संबित ऐसे जुगाड़ से ही याद करते हैं, और आप लोग को क्लास भी चलेगी, जब पेड क्लास भी चलेगा तो हम आप लोग को ऐसे ही जुगाड़ से याद कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास में आप कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाने आता है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। लाइक करेंगे, आपको पैसे कटेंगे, इसलिए आप लोग लाइक नहीं करते, मैं ऐसा जानता हूं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? जवाब दीजिएगा। देखते हैं इसका उत्तर सबसे पहले कौन बताता है। अभी तक देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन बताता है, क्योंकि आप पूरे जीवन में आगे सफल होने के लिए, जिनका सामान्य अध्ययन पे कमांड नहीं होगा, आगे सफलता उनके लिए थोड़ी सी धूमिल हो जाएंगी, इसलिए सामान्य अध्ययन पे फोर्स करिएगा। सामान्य अध्ययन प्रत्येक परीक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे आप बीईओ की बात करें, केवीएस की बात करें, डीएसएसबी की बात करें, सुपर टेट की बात करें, क्योंकि बाकी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ के आ रहे हैं, हिंदी पढ़ के आ रहे हैं, संस्कृत पढ़ के आ रहे हैं, बाल विकास पढ़ के आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट इसका बेहतर होगा वही स्कोर करेगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जानने का प्रयास करते हैं। एक एक बात हम इसका स्पष्ट करेंगे, आपको बताएंगे। आप सभी ने अभी तक उत्तर गलत बताया, कोई उत्तर सही नहीं बताया है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अभी जाकर किसी एक का उत्तर सही आया, ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि राज्यसभा में 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक, प्लस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हुए।
यहां से अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो 233, लेकिन कह रहा है कि अधिकतम संख्या कितनी। अगर कह रहा है अधिकतम संख्या कितनी, तब देखिएगा तब 243 निर्वाचन होते हैं, लेकिन जब अधिकतम संख्या की जाएगी तो वह संख्या आपकी हो जाएगी 5, और इस प्रकार मनोनीत संख्या जो है वो 12, अब कुल मिलाकर हो जाएगी 250। अब आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि 243 प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इस प्रकार कुल 245 होता है। किंतु अधिकतम संख्या जो बढ़ाई जाएगी वो क्या है, वो 5 बढ़ाई जाएगी, और जो 5 बढ़ाई जाएगी वह निर्वाचित संख्या में जुड़ेगी, माने वह निर्वाचित होंगे, जबकि यह मनोनीत वाली संख्या नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार जिन्होंने 238 सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये 233 होगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट 233 होगा, ये 233 5 38 12 50, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। इस प्रकार 233 प्लस 5 238 12 250, ये 33 और 5 38, तो यहां पे 238 सदस्य अधिकतम है जो निर्वाचित होंगे, प्लस 12 मनोनीत होंगे, इस प्रकार कुल संख्या 250 हो गई। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए? मैं अच्छा पढ़ाता हूं या नहीं, इस बात से ज्यादा मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट कौन क्लियर कर रहा है, और खासकर सामान्य अध्ययन के लिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन पढ़ाने के लिए बहुत कोचिंग वालों आपसे वादा करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वही दूर के ढोल सुहाने होते हैं। यहां से कुछ दिक्कत तो पूछेगा, हम आपको 10 बार बताएंगे, ताकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको दिक्कत ना हो। 233 अभी राज्यों से चुने जाते हैं, 12 मनोनीत होते हैं, इस प्रकार 245, 5 बढ़ेंगे वो अधिकतम होंगे, इसलिए इसका मतलब ये हुआ 33 प्लस 5 238 सदस्य चुने जाएंगे अधिकतम, और 12 मनोनीत होंगे, अधिकतम संख्या 250, वर्तमान में 245, 12 मनोनीत, 233 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगर आपको बेहतर लग रहा है वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, कारण क्या है, मैं जब लाइव होता हूं दुर्भाग्य मेरा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता, तो आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इलेनी विद दुर्गेश, हमारा फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को इन्वाइट करिएगा। ये मत मानिएगा ये मेरा पेज है, ये आपका पेज है, क्योंकि मैंने आपके लिए बनाया। मैं अपनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, इसलिए आप उसे अपना समझकर सभी साथियों को जोड़िएगा, सभी को बताइएगा कि कैसा आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, यहां आपके सामने है, तो इसका क्या होगा, 238 जिन्होंने बी बताया था उन सभी के जवाब सही थे। लोकसभा आगे आ रहा है, लोकसभा ही बता देंगे, ठीक है, सब बताएंगे, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है, अगला क्या है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। एक बात लिख लीजिएगा, अगर कभी आपके परीक्षा में एक बात लिख लीजिएगा, ट्रिक पूरे जीवन काल न भूलने वाली, यदि किसी भी जगह कोई भी नियुक्ति गठन की बात आए, अगर केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति आंख मूंद के मारिएगा 90, और राज्य की बात है राज्यपाल लगाइएगा आंख मूंद कर, 90% सही होगा। इस सरजीत जी का प्रश्न आ रहा है कि अनुसूची 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया गया है, और अनुच्छेद 7 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ ग्रहण करेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, दोनों में अंतर क्या है। अनुसूची 3 में भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके शपथ एवं प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति तब तक नहीं बनेगा जब तक वह अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने नहीं लेगा। अगर मैं ये प्रश्न पूछूं, क्या किसी व्यक्ति को याद है राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? मैं अमुक ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, या मैं अमुक ईश्वर से सामने शपथ लेता हूं कि मैं इस संवैधानिक पद का, इस तरह से जो शपथ लेते हैं, शपथ भी आपको याद करना होगा। तो आइए बताइए, 5 वर्ष में जो वित्त आयोग होगा तो राष्ट्रपति होगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया, जहां पे इसके सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्षों के बाद कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। यह प्रश्न अभी आ चुका था, 5 वर्षों के लिए कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है।
ठीक है, ठीक है। आपके प्रश्न में लास्ट में लेता, लेकिन आप लोग बीच बीच में ही बोल रहे हैं। तो अच्छा, कुछ लोग ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि पता नहीं सर को आता होता है कि नहीं आता है। हाँ भैया, ऐसा मत क्या करिए, ज्ञान उनकी परीक्षा किसी की मत लिया करिए, ठीक है। आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि प्रश्न पूछे, देखिए बता पाते कि नहीं बता पाते हैं, ऐसी बात धारणा मत रखा करिए। बहुत से लड़के हमें बाद में बताते हैं सर हमने इसलिए पूछा था, ऐसे मत पूछा करिए, ठीक है। यहां पे है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। कुछ देर पहले मैंने बताया था, कुछ देर पहले मैंने बताया था, और 3 बार हुआ यह भी मैंने बताया था। याद है आप लोग को, नहीं याद है? ठीक, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो लिख लीजिएगा। मैं इसके बारे में पूरा व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर मैंने व्याख्या कर दिया, इसलिए दोबारा व्याख्या नहीं करूंगा। कि संविधान के अनुच्छेद 108, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, तब विधेयक को या तो अस्वीकृत कर दिया जाए, या विधेयक में किए जाने वाले संशोधन पर दोनों सदन सहमत ना हो। विधेयक में किए जाने वाले जो संशोधन है उसमें दोनों लोकसभा राज्यसभा सहमत न हो, या तो जब दूसरे सदन में विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक समय बीत गया हो, तब उस दशा में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलवाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी तक कितनी बार बुलाई गई है, किन किन समय बुलाई गई है, वह वीडियो पीछे जाकर देख लेंगे। हमने कुछ देर पहले इससे जुड़े हुए प्रश्न हल कराए थे। क्या मैंने कराया था, कौन कौन समय पढ़ा था? जो पढ़े थे कम से कम हाँ तो ना में जवाब दे दे, लिख लीजिएगा। अभी तक जो संयुक्त अधिवेशन है वो 3 बार बुलाया गया है, 3 बार लिख लीजिएगा। तीनों बार कब? पहली बार दहेज निषेध विधेयक 1961, पहली बार दहेज निषेध विधेयक 1961। दोबारा भारतीय बैंकिंग सेवा विधेयक 1978, भारतीय बैंकिंग सेवा विधेयक 1978। तीसरी बार आतंकवादी कार्यवाही निरोधक विधेयक 2001, 61, 78, 2001। 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलवाता है। लिख लीजिएगा, ज्ञान परीक्षा मत लीजिएगा, पढ़ने आइए, पढ़िए। जो यहां से मिलेगा ये इस बात का घमंड नहीं, विश्वास है, कहीं और नहीं मिलेगा। घमंड नहीं, विश्वास है। घमंड विश्वास में इतना फर्क है, मैं कर सकता हूं ये मेरा विश्वास है, मैं ही कर सकता हूं ये मेरा घमंड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर पता चला कि नहीं यार? इसका उत्तर क्या आखिर? तो उत्तर क्या होगा 17 का? बताइए 17 का उत्तर क्या है? यहां पे होगा कि जब एक सदन द्वारा पारित किए विधेयक दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर दिया जाए, क्या होगा? दूसरा तीसरा, हाँ, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया दूसरे सदन, हाँ, इसका चौथा होगा। माने दूसरा तीसरा दोनों इसका सही है, इसका चौथा क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 था ना? 18। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? गजब का प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बताइए, जल्दी जवाब दीजिएगा। अच्छा, सामने से हट जाओ। अच्छा, एक बात है कि बोलने का जो तरीका होता है, जैसे किसी का सामने से हट जाओ, हट जाइए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। आर्डर देना होता है। अच्छा, जो छोटा बड़ा का बात होता है वो उम्र से नहीं होता, ज्ञान से होता है। किसी जिले अगर कोई डीएम हो जाए और उसकी उम्र 23-24 साल का हो, अगर वहाँ पे कोई चपरासी अगर 55 साल का है, 42 साल का है, तो क्या कहेगा कि डीएम बैठ जाओ, उठ जाओ। थोड़ा सा आप लोग भी इस बात को समझा करिए, ठीक है? तो कोई बात नहीं। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम में सीमा परिवर्तन कर सकती है? बताइए कैसे? इसका उत्तर आसान है कि मैं आपको बता दूं, ऐसा करना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे अभी तेलंगाना बना, ठीक, किसके तहत? सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, हम हट जाते हैं, सामान्य बहुमत के द्वारा।
ठीक, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर देती है। ठीक, नाम में सीमा में परिवर्तन करना किसके पास है? संसद के पास है। ये सामान्य बहुमत द्वारा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर संशोधन की बात करेंगे 368 के अंतर्गत होगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है थोड़ा सा चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। आप जवाब दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया, उसके लिए बुरा मत मानिए, हमने तो ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने सही ही बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सही बोला उन्होंने, हमें हट जाना चाहिए। मेरी गलती स्वयं से है कि मैं सामने खड़ा रहूंगा, आपको दिखेगा नहीं तो आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, तो उन्होंने सही कहा, हम हट जा रहे हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। बताइए यार आप लोग। देखिएगा, प्रवर समिति के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रवर समिति के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आप देख लीजिएगा। वैसे मैं इसकी व्याख्या पूरा कर दे रहा हूं। विधेयक को पुनः स्थापना के पश्चात उसका जो प्रभारी सदस्य या कोई अन्य सदस्य संशोधन के रूप में प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति के सामने पेश किया जाए। जब ऐसा प्रस्ताव स्वीकृति हो जाता है तो सदन की प्रवर समिति विधेयक के उपबंधों पर चर्चा या विचार कर सकती है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? ये डी होगा, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। माने जो अध्यक्ष होता है वही ये निर्णय करेगा कि प्रवर समिति को जाए या ना जाए। प्रवर समिति के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, वहां पे प्रवर समिति शब्द आया था, वहां पे मैंने इसकी संपूर्ण व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ही ज्यादा ले रहे हैं हम, ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है या मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है। 19 था ना, 20। अगला है प्रश्न आपके सामने, संसद के सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। जवाब दीजिएगा, हट जा रहे यहां से तो दिख रहा है ना, जल्दी जवाब दीजिएगा, तब तक हम कॉफी पी लेते हैं। संसद के सदस्यों को देय वेतन और भत्ता का निर्णय किया जाता है। जवाब दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा क्लास पढ़ने में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जो चीजें मैं बता रहा हूं घमंड नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। संसद सदस्यों का देय वेतन और भत्ता का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? देखिएगा, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद, वित्त। नहीं, फॉर्म ने नहीं डाला, हम बीटीसी थे ना 15 बैच। देखिए, संसद द्वारा क्या होगा? इसका उत्तर संसद द्वारा होगा। क्या होगा? संसद द्वारा। लिखिएगा, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्तों पाने का अधिकार होगा जिसे संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे। अच्छा रुचि जी, ठीक है, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? संसद द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रुचि जी, हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हमने पूरी किताबें हिंदी में ही पढ़ी है। ठीक है, यहां पे बताना है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? जवाब दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? पहली बात बताइए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एक चीज तो गलत है, फिर दूसरा मैं बता रहा हूं। बताइए पहले इसका क्या होगा? पहली बात, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं हो सकता। राज्यसभा के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया गया है। उस दशा में आपका विकल्प राष्ट्रपति तो सही है। ठीक है, लेकिन उसके लिए टर्म्स और कंडीशन है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के लिए थोड़ी सी बातें अलग है, लेकिन यहाँ पे उस शब्द का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ये प्रश्न विवादित प्रश्नों में से एक है।
अभी मैं कई प्रमाण आपके सामने रख सकता हूं कि हमने तो कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से राष्ट्रपति सही है। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है, नोट्स भी उपलब्ध है। यदि आपको लगता है ई-लर्निंग पद्धति के साथ के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, यहां पे है आपके लिए प्रश्न है आपका, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। मैं अभी बात कर लेता हूं आपसे दोनों बातें में। आप अपना प्रश्न पूछेंगे, मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपके प्रश्न हमारे जवाब, हम आपके प्रश्न देंगे। धन विधेयक के में लोकसभा आदेश करेगा, मतलब हम नहीं समझ पाए। अच्छा, हम चाय रखने के बाद भूल जाते हैं, कॉफी रखने के बाद हमें कॉफी पीनी है आपको पढ़ाने के चक्कर में। राज्यसभा कौन करता है बताइए? 22 का जवाब क्या होगा? लिख लीजिएगा, मैं आपके काम की बातें बता रहा हूं, लिखिएगा। कुछ लोग सही, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा का एक अस्थायी संगठन है, सदन है, जिसका कभी विघटन नहीं हो सकता। अच्छा जी, रुचि जी, हम आपकी बात का विशेष ख्याल रखेंगे। रुचि पता नहीं क्या नाम था, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? देखिए, फिर प्रश्न आया, लेकिन थोड़ा सा फिर विवादित है। मैंने बताया ना, अभी कुछ देर पहले था ये प्रश्न, फिर आया। लेकिन संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आराम से जवाब दीजिएगा, आराम से बताइए, मैं डिफाइन करूंगा। देखिए, वही प्रश्न आ गया, अब इसका जवाब दीजिएगा। देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। देखते हैं आज सबसे सही जवाब कौन देता है। देखता हूं मेरा पढ़ाने का असर कितने लोग होगा, कितने लोग टॉपिक के बाहर जो मैं बताता हूं वो ध्यान से सुनते हैं। चलिए, पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर कोई नहीं होगा। जस्ट पहले मैंने भी बताया था, कुछ देर पहले मैंने बताया था। क्यों? आइए ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करने तथा सत्रावसान करने का अधिकार है। ध्यान से देखिएगा, आहूत करने का अधिकार है, सत्रावसान करने का अधिकार है। संसद में राज्यसभा भी सम्मिलित होती है, जिसे अस्थायी सदन कहते हैं। अर्थात राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति केवल लोकसभा को भंग कर सकता है, न कि पूरी संसद को। इस प्रकार इसका जो विकल्प होगा वह डी सही होगा। सत्रावसान कर सकता है, सत्र को आहूत कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकता। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? चौथा, इसमें से कोई नहीं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, सही, आहूत माने बुलाना। ठीक, संवैधानिक शब्दावली ऐसी है। अगला प्रश्न, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? तो पहला प्रश्न, शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल किसे कहते हैं? बस एक प्रश्न और बचा है, एक प्रश्न तक आप लोग और पढ़ लीजिए। 25 प्रश्न एक दिन में कराएंगे। बताइए, शून्य किसे कहते हैं? देखिएगा, संसदीय व्यवहार में, भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल का आगमन भारत में 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962, 1962 में हुआ। संसद के दोनों सदनों
प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, अर्थात 12 बजे से प्रारंभ होता है, 1 बजे तक चलता है। लिखिएगा, प्रश्नकाल के ठीक बाद। प्रश्नकाल कब से कब होता है? प्रश्नकाल 11 से 12 होता है, शून्यकाल 12 से 1 होता है और ये 1962 से प्रारंभ हुआ, जबकि भारतीय संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन यह शब्दावली के रूप में मीडिया द्वारा, अन्य विदेशों द्वारा इसका प्रयोग किया जाने लगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए। कोई समस्या आ रही तो पूछिए, हम आपको बताने के लिए हैं। ठीक है, अगले एक प्रश्न और बचा है, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, लेखानुदान का भी बड़ा प्रश्न है। चलिए, लेखानुदान का अर्थ क्या है, छोटा कर देते हैं। लेखानुदान का अर्थ क्या है, जवाब दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, ऑफलाइन क्लास उपलब्ध है, जौनपुर में, वाराणसी में। ऑनलाइन क्लास जौनपुर से है तो जौनपुर में आके पढ़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम आपका है। ऑनलाइन अगर आप कहीं पढ़ना चाहते हैं, यदि लगता है इलेनी विद दुर्गेश आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आपका मोस्ट वेलकम है, अन्यथा आप भी आराम कर सकते हैं। सीटेडी क्लास थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि इसमें जीएससी प्रेशर ज्यादा होने वजह से 1 या 2 दिन में सीटेडी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बीयू की पीडीएफ मिल जाएगी। शून्यकाल किसे कहते हैं, जस्ट मैंने भी बताया, अभी जस्ट मैंने बताया। कोई उन्हें बता दे, किसी ने प्रश्न पूछा है शून्यकाल किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहां पे लेखानुदान का क्या अर्थ होता है तो लिख लीजिएगा, प्रावधान के अनुसार जब तक विनियोजन विधेयक अनुच्छेद 114 आर्टिकल्स 114 नहीं पारित होता, तब तक संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। विनियोजन विधेयक के पारित होने से पूर्व आकस्मिक खर्च के लिए लेखानुदान द्वारा धन निकालने का प्रावधान है। इस प्रकार विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगने के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, अर्थात इसका चौथा या डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, बाकी चीजें और आगे बेहतर पढ़नी है, इसके बाद आपकी पेड क्लास लगेगी, वहां पे भी आप पढ़ लीजिएगा, जहां पे इनके सभी तथ्यों को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। एक प्रश्न आपका और है, अगला है, जिसका हम लोग कल इसके बारे में को बढ़िया से, कुछ देर पहले किसी ने पूछा था, सर लोकसभा को भी पूरी व्याख्या करके बताइए, जैसे आपने राज्यसभा को बताया था, कैसे कैसे लोकसभा की सदस्य संख्या है। तो मैंने कहा था कुछ देर के बाद अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे। तो ये प्रश्न आपके कल के लिए है। कल आप बताइएगा कि प्रश्न नंबर 26 का क्या होगा, कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब लोकसभा में कुल सदस्य कैसे कैसे हैं। पहले 500 थे, फिर कैसे 525 किए गए, कैसे 530 किए गए, कैसे 543, कैसे 552 होते हैं, कैसे 545 होती है, कैसे 543 होती है। इन सभी के बारे में कल हम यहां से शुरुआत करेंगे। आप कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, नोट्स की चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको कहीं ना कहीं जुड़ना है, अगर आपको लगता है इलेनी विद दुर्गेश बेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं भी जुड़ के पढ़ते रहिएगा। उसके लिए 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करेंगे। यहां पे आपको सभी क्लास की जानकारी मिल जाएगी, जहां पे आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, डीएसएसबी, बीईओ, सुपर टेट प्राइमरी, अपर प्राइमरी दोनों क्लासेज आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी आपकी इच्छा, यदि आपको बेहतर लगता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो शाम की क्लासेज जैसा मैंने शेड्यूल बता दिया, रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक फ्री क्लासेज आपको लगातार चलती रहेंगी, जिसमें 8 से 9 मैथमेटिक्स 4 दिन, 3 दिन रीजनिंग के माध्यम से मिलेंगी। उसके बाद 2 दिन जो 2 बचेगा वो 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, चाहे हम एक ज्योग्राफी की, एक पॉलिटी की। ये पॉलिटी ज्योग्राफी जैसे खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी, हिस्ट्री या की भी शुरू कर देंगे हम। तो इसके बाद आपके साथ पढ़ते रहते हैं। 2 बात, एक चीज हम और, कि एक जीएस की पूरी वीडियो फ्री करना चाहते हैं, चाहे 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट का आप चयन करिएगा, जिसमें हम उसको फ्री करेंगे। उसमें से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, 4 में से कोई एक बताइएगा। हम उस वीडियो को पूरी तरह से फ्री करना चाह रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं आपको एक फीडबैक अपना देना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स की वीडियो, जैसा मैं सोचता हूं, अभी तक YouTube पे कोई बेहतर यूट्यूबर नहीं है जिसने डाला हो। किसी को यूपीएससी का छोड़ दिया जाए तब, क्योंकि बाकी जितनी भी कोचिंग हो, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व की बात है।
हाँ, टाइम नोट कर लीजिएगा डेली का। हाँ, 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की क्लास, तो इकोनॉमिक्स क्लास आप लोग टाइम रखिएगा, उस समय हम एक क्लास आपको लेंगे। और हिस्ट्री हम माइंड मैप पढ़ाएंगे, मतलब हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, माइंड मैप से हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। पेड क्लास में जल्दी से जल्द पढ़ाएंगे, ठीक। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 5 सब्जेक्ट मेरे बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको नहीं मिलेगी ज़्यादा। पेड क्लास सुबह 9 बजे से 9 से 10 मैथमेटिक्स, 10 से 11 हिंदी, 11 से 12 सीडीपी, 12 से 1 मेरी ज्योग्राफी, 12 से 1 ज्योग्राफी, फिर 1 बजे से 2 बजे तक रीजनिंग, 3 से 4 संस्कृत, 5 से 6 बायो जनरल स्टडी, फिर 6 से 7 मेरी क्लास जीएस की लगेगी, ज्योग्राफी पेड क्लास के लिए, 7 से 8 मेरी क्लास लगेगी, चाहे हिस्ट्री लग जाए चाहे जो लग जाए, फिर 9 बजे से 8 से लगातार कंटिन्यू फ्री क्लासेस 12 बजे तक। इकोनॉमिक्स की जैसा आप लोग डिमांड करेंगे वह मैं आपके लिए करूंगा। उसमें से एक क्लासेस चाहे आप हिस्ट्री की माइंड मैप पढ़ ले, चाहे आप ज्योग्राफी की माइंड मैप पढ़ ले, दोनों आपके पक्ष में है, जो आप पढ़ना चाहे। रिटर्न नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी, वहां पे हमने बता दिया, ठीक है। और मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्रैक्टिस सेट में सभी करा दूंगा, सभी मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको पूरी प्योर पढ़नी है तो ऑनलाइन क्लास आप भी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो। क्योंकि मेरा ज्योग्राफी आईएएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट था, मैंने आईएएस मेंस लिखा, आपको पहले पता होना चाहिए। मैंने एमपीपीएससी मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया है, 2 बार सबसे क्वालिफाई है, लेकिन दुर्भाग्य रहा, गरीबी चरम पे थी, अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। आज हम आपके सामने बड़बड़ा रहे हैं, लोग गालियाँ भी देते हैं आप ही के बीच से, अभद्रता का भी प्रयोग करते हैं आप ही के बीच से। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, लोग कहते हैं सर एक ही सब्जेक्ट, एक ही टीचर सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है। जब तक आप सभी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं रखेंगे तब तक आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे। ये कोरी सच्चाई है, क्योंकि आपको यूपीएससी अगर फाइट करना है, अगर आपको एक अधिकारी बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सीसैट के लिए मैथमेटिक्स, करंट अवेयरनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, अगर इस पर कमांड आपके नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लगातार कदमों से तोड़ जाएंगे। और इसलिए अगर इतने सब्जेक्ट का अध्ययन करने के बाद भी मेरा चयन नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी मेरे में कमियां थी। इतना पढ़ने पढ़ाने के बाद सिलेक्शन अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका। कुछ लोग कह रहे हैं सर फ्री करिए। फ्री करने की 2 बातें हैं, रूम रेंट, बिजली बिल, वाईफाई खर्च, लड़कों खर्च, चाय का पानी, जो लड़के यहाँ रहते हैं कहां से करूंगा बताइए, कहां से करूं? मैं भी तो इंसान हूं यार, मैं भी तो इंसान हूं। मेरे साथ जो एम्प्लॉई हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नोट्स टाइप होगा, जो प्रैक्टिस सेट टाइप होगा, कहां से पैसे लाऊंगा मैं? आप कभी सोचिएगा, दिल पाता कि सोचिएगा। मैं एक दिन सब्जी लेने गया बाजार में और अचानक से मैंने कहा मिर्चा डाल दो, और उसने कहा क्यों डाले सर, आप तो पढ़े लिखे, आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, मिर्चा क्या फ्री का आता है? मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य लगा। दूसरी बात, मेरी जीएस की वीडियो काफी लंबी होंगी, मैं एकदम न्यूनतम रखा आपके लिए। एक जीएस की मैंने क्लास, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाया, एक दिन 3 घंटे पढ़ा दिया। 3 घंटे कोई वीडियो नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप पेड करेंगे तो आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। मैंने 3500 रुपया रखा, सुपर टेट 7 महीने क्लास चलेगी, 3500 रुपया है। 3500 रुपया में अभी क्लास 7 महीने चलेगी, और आपको लग रहा है ज्यादा है। 6-6 हजार रुपये लोग देते हैं, लेकिन वही बात है, क्या बताएं कि आज भी देश में हमारे योग्यता की कीमत नहीं है। ये कोरी सच्चाई है। चलिए, फ्री की चीजें लोग फ्री में देते हैं, आइए पाइए, 30 में 30, 40 में 40। पता है क्या करते हैं? डीओ रिकॉर्डर लगाते हैं, ऐसे सामने लगाते हैं, क्वेश्चन उत्तर बताते चलते हैं। ऐसे लोगों को क्लास फ्री पसंद है। आप सोचिए हम लोग कहां से करेंगे? हम भी तो इंसान है, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूं। एकदम जैसे आप वैसे मैं, आपसे छोटा हो सकता हूं, आपसे बड़ा, आपके बराबर। मैं भी बीटीसी 2015 बैच का हूं, जस्ट मैंने बीटीसी कंप्लीट किया है। मैं बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 साल टेम्पो चलाई, मैंने तैयारी की, मैंने कभी किसी सामने हाथ नहीं फैलाए, खुद से मेहनत की, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कभी अपने काम से समझौता नहीं किया, अपनी मेहनत समझौता नहीं किया, किसी से कभी 5 रुपया मांगा नहीं। क्यों? पता है 5 रुपया कोई क्यों देगा? या तो उधार देगा, एहसान करेगा, या तो आपकी मदद करेगा। तो इससे अच्छा कि अगर मैं आपसे मेहनत करके मांगूंगा, आप कभी कहेंगे नहीं मैंने 3 साल टेम्पो चलाई, लेकिन कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। क्योंकि मुझे पता है अगर कोई देगा 3 कंडीशन देगा, उधार देगा, मदद करेगा, एहसान करेगा, लेगा जरूर। इससे अच्छा अगर मैं आपसे 5 रुपये मांगूंगा, आप नहीं देंगे। अगर मैं मेहनत करके लूंगा तो आपको भी नहीं खलेगा।
और मैं यही चाहता हूं, मुझे किसी का छीना हुआ, किसी का झपटा हुआ, किसी का मांगा हुआ नहीं चाहिए। मुझे मेरी मेहनत का काम भर का मिल जाए, जिससे मेरा चल जाए, आपका चल जाए, बस। इसे ईगो नहीं कहते। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम उसकी कदर नहीं करेंगे। आपको पता है, सबसे कहते हैं कोई महंगी वस्तु क्यों होती है? अगर मैं पूछूं किसी वस्तु की, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, सबसे महंगी वस्तु क्यों, सबसे महंगी वस्तु क्यों, तो आप कहेंगे सर हीरा है, डायमंड, क्योंकि नहीं मिलता। जी नहीं, हवा और पानी की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आपके पास सबसे ज्यादा मात्रा में, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस बाकी आपको बहुत सारे लोग को लगेगा लेक्चर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सभी भी यहीं पे भी बोलेंगे, आपके बीच से ही बोलेंगे। पता ऐसे लोग हम लोग को और मोटिवेट करते हैं। पता ऐसे लोग के नाते तो हम और मेहनत नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी वीडियो देखा, आपने अपना बेस्ट दिया। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सफल होकर अंतिम रूप से चयनित हो। पता है बहुत सारे लोग को इस तरह से बातें लगती हैं, हाँ सुपर टेट में हो गया है, अध्यापक भी हो जाएंगे, आप सबका आशीर्वाद रहेगा, जल्दी कोई विद्यालय भी मिल जाएगा। देश में आज भी वही हाल है। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाने वाला पड़ता, दूध बेचने वाले को गली गली जाना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना मेहनत करेंगे, देखते हैं सफलताएं कब तक हमसे दूर भागती हैं, कब तक मंजिल दूर तक जाती है। ठीक, और हम गुमराह नहीं करेंगे, हम आपसे जो भी बातें करेंगे एकदम मेहनत से करेंगे। बस 102। ठीक, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको जुड़ना है तो मोस्ट वेलकम। हाँ, टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा। अगर टेलीग्राम में फतह 102 है जी, 102 12-12 घंटे सर क्लास लेते थे सुपर टेट में, 12-13 घंटे। सुबह 7 से मेरी क्लास शुरू होती थी, रात के 11-11 बजे तक पढ़ाते थे, और परीक्षा के लास्ट दिन तक पढ़ा कर गए हैं। ठीक है, मैं जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप अपना बेहतर दे। कल इस सवाल से हम लोग आगे शुरू करेंगे। कल हम से इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, जो आपके लिए होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा आत्मा कहता है कि मैं, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ऐसे मेरा इकोनॉमिक्स भी पढ़कर देखिएगा। फिर आप कहिएगा कि वास्तव में इलेनी बुजुर्ग जीएस के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स के लिए कल पेन कॉपी रखिएगा। 3 घंटे की वीडियो मैंने बनाई इकोनॉमिक्स की, उसे देख लीजिएगा, जहां पे मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, मतलब अर्थशास्त्र क्या है, उसकी आर्थिक प्रणाली क्या है, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, इन तीनों इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इन तीनों के बारे में बताया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, 3500 रुपये में मैंने आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। अच्छा, लोग कुछ कहते हैं सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। डिमोटिवेट आप इसलिए मत हो, जब घर से बाहर निकला करिए, बस ये सोचा करिए कि ये बंदा क्यों ऐसा है, क्यों वो आज गाड़ी चला रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, जवाब पता चल जाएगा कि कैसा अंतर है कि आज वो ये कर रहा है, मैं भी कल को वो क्यों ना करूं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ अंतर है। वही अंतर आप भी सोचा करिए, सफलताएं आपके कदमों में होंगी। किसी से कोई कहने से कोई नहीं छोड़ता, पढ़ता नहीं। जिस दिन अपने आप में यहां सोच लेंगे, उस दिन से अपना बेस्ट करेंगे। चलिए, कुछ लोग अभी गालियां देंगे कि हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। कोई बात नहीं, हम टाइम नहीं बर्बाद करते, क्योंकि मैं पढ़ाते समय एक बातें नहीं करता, इसीलिए नहीं करता। ठीक, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बेस्ट ऑफ लक। 7 मंथ, क्योंकि इतनी जल्दी सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी, कम से कम 7 मंथ बाद ही होगी, कम से कम 7 मंथ बाद। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। कल की शेड्यूल टेलीग्राम पे पड़ जाएगी, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा इलेनी दुर्गेश के साथ। फेसबुक पेज इलेनी दुर्गेश, स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को इन्वाइट करेगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि केवल प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये वो हथियार है, ये वो हथियार है जो आप इसके सामने अच्छे अच्छे नमस्तक हो जाते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक, ठीक है, चलिए चलते हैं। शुभ रात्रि। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वजह से सर, आपने देखा सुपर टेट में हम पिछली बार 13-13 घंटे क्लास लेते थे, ये प्राइमरी की है। बस आप ये सोचा करिए, जैसे आप है वैसे मैं हूं। आप सोचेंगे, कभी आपके मन में इस तरह कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। ठीक है, बस अब चलते हैं। ठीक, चले।